India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान से सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट में किए गए खुलासे परेशान करने वाले हैं। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दिए गए विवरण का खुलासा करने से इनकार किया और कहा कि खुलासे से जांच प्रभावित हो सकती है। सीबीआई के डीआईजी सत्यवीर सिंह द्वारा प्रस्तुत स्टेटस रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को सच्चाई का पता लगाने के लिए समय दिया जाना चाहिए। यह देखते हुए कि आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन का समय उपलब्ध है, कोर्ट ने कहा कि अभी भी समय बचा है। समय सीमा तय करना उचित जांच के लिए अनुकूल नहीं हो सकता है। सीजेआई ने कहा सीबीआई जो जांच कर रही है उसका आज खुलासा करने से प्रक्रिया प्रभावित होगी। सीबीआई ने जो रास्ता अपनाया है वह सच्चाई को उजागर करना है। एसएचओ को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई इस संभावना की भी जांच कर रही है कि क्या अपराध के दृश्य के साथ छेड़छाड़ की गई, साक्ष्य नष्ट किए गए, क्या अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहने में अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत थी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर असहमति जताई, जिसमें कहा गया कि महिला डॉक्टरों के लिए रात की ड्यूटी से बचना चाहिए। यह अधिसूचना आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मद्देनजर महिला डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए जारी की गई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के बजाय राज्य यह नहीं कह सकता कि महिला डॉक्टरों को रात में काम नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने विकिपीडिया को निर्देश दिया है कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल बलात्कार हत्या मामले में पीड़िता का नाम अपने पन्नों से हटा दे। सीजेआई ने बताया कि राज्य के नए स्वास्थ्य सचिव ने अपने हलफनामे में बताया है कि राज्य भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में ड्यूटी रूम, शौचालय की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। हलफनामे में दिए आंकड़ों से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में 28 और कोलकाता में 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जबकि कोलकाता में 17 सरकारी अस्पताल मेडिकल कॉलेजों से जुड़े हैं। वहीं राज्य में सरकारी अस्पतालों के अलावा 87 मेडिकल कॉलेज भी मौजूद हैं, जहां सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि हम राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि कुछ मामलों पर अगर पहले से कदम नहीं उठाए गए हैं तो वह कदम उठाए। इसके अलावा इन कदमों में शामिल होगा कि प्रत्येक अस्पताल में प्रशासन, नर्स, डॉक्टर आदि की सुरक्षा के लिए निगरानी समिति का गठन किया जाए। दूसरा, शिकायतों से निपटने के लिए सिस्टम तैयार करना। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही थी। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया कि बिना अनुमति के देश में कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगली सुनवाई तक किसी भी राज्य में कोई बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों, जलाशयों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दंडात्मक उपाय के रूप में अपराध के आरोपी व्यक्तियों की इमारतों को ध्वस्त करने की
कथित कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर यह निर्देश पारित किया। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को तय की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय के आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वैधानिक अधिकारियों के हाथ इस तरह से नहीं बांधे जा सकते। हालांकि पीठ ने यह कहते हुए नरमी बरतने से इनकार किया कि अगर 1 सप्ताह के लिए तोड़फोड़ रोक दी जाए तो आसमान नहीं गिर जाएगा। पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए निर्देश पारित किया है। जस्टिस विश्वनाथन ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कहा, अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो यह संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। जस्टिस गवई ने कहा, हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम अनधिकृत निर्माण के बीच में नहीं आएंगे, लेकिन कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं हो सकती। पिछली तारीख पर न्यायालय ने इस चिंता को दूर करने के लिए अखिल भारतीय दिशा निर्देश निर्धारित करने का इरादा व्यक्त किया था कि कई राज्यों में अधिकारी दंडात्मक कार्रवाई के रूप में अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त कर रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए पक्षों से मसौदा सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिस पर न्यायालय विचार कर सकता था। कोर्ट ने सारी चीजों को दलीलों के बावजूद उन्होंने यह बोला है कि आप जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं कंप्लीट हो जाती है, टिल नेक्स्ट हियरिंग तक आप कोई भी बुलडोजर का प्रोसेस नहीं लागू करोगे, नहीं चलाओगे। इस कंक्लूड पॉइंट ऑफ दिस पिटीशन। फर्स्ट, सेकंड, इसी के साथ में कोर्ट ने यह भी बोला है कि यदि आपको रेडी पटरी ये सब है या रेलवे ट्रैक या रोड वगैरह का कुछ है तो आप उस तरह से एक्शंस नहीं लोगे, पर आपको पूरा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। पूरा प्रोसेस का मतलब काफी व्यापक शब्द है, क्योंकि वो जो लीगल सीआरपीसी का प्रोसेस होता है, आपको नोटिस देना है, कोर्ट के संज्ञान में देना है, ये सारी चीजों को आपको करना पड़ेगा। ये आपने नहीं किया, इसका मतलब है इस इलीगलिटीज हैज बीन डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आइदर आर द होम अफेयर्स ऑफ द इंडिया। तो ये सारी चीजों के साथ में कोर्ट ने यह भी बोल दिया लास्टली कि तब तक के लिए आप बीच में कोई भी बुलडोजर्स नहीं चलाएंगे, और साथ में यदि आपको कुछ ऐसी नेसेसिटी आप पड़ती है तो आप हमसे परमिशन लेंगे। हाथरस षड्यंत्र मामले में 2 साल की कैद के बाद जमानत पाने वाले केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत शर्तों में ढील के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होनी है। उन्होंने जमानत की शर्त में ढील की मांग की। उन्हें हर सोमवार को उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। 9 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति देते हुए कप्पन को जमानत दी। कप्पन 6 अक्टूबर 2020 से यूएपीए एक्ट, आईपीसी, आईटी एक्ट के तहत हाथरस में दलित नाबालिग लड़की के सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद दंगे भड़काने की कथित साजिश के लिए हिरासत में है, जहां वह रिपोर्ट करने गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन पर जमानत की निम्नलिखित शर्तें लगाई हैं। अपीलकर्ता को 3 दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट में ले जाया जाएगा और ट्रायल कोर्ट द्वारा उचित समझी जाने वाली शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाएगा। जमानत की शर्त यह होगी कि अपीलकर्ता दिल्ली के जंगपुरा के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। अपीलकर्ता ट्रायल कोर्ट की स्पष्ट अनुमति के बिना दिल्ली के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा। अपीलकर्ता हर सोमवार को स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। यह शर्त पहले 6 सप्ताह तक लागू रहेगी। दिसंबर 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएमएलए मामले में कप्पन को जमानत दे दी और वह फरवरी 2023 में जेल से बाहर आ गया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन 2 सप्ताह बाद जमानत शर्तों में ढील के संबंध में कप्पन की याचिका पर सुनवाई करेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश राज्य के वकील को मामले पर निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के एक्ट्रेस यौन उत्पीड़न मामले में मुख्य आरोपी सुनील एनएस, जिसे पल्सर सुनी के नाम से भी जाना जाता है, उसको जमानत दे दी, क्योंकि वह लंबे समय से जेल में है और मुकदमे की प्रगति धीमी है। 7.5 साल से अधिक समय से हिरासत में रहने वाले सुनी पर मलयालम एक्टर दिलीप और अन्य के साथ मिलकर फरवरी 2017 में कोच्चि के पास चलती गाड़ी में एक्ट्रेस का अपहरण और यौन उत्पीड़न करने की साजिश रचने का आरोप है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि अभियोजन पक्ष के 268 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है और मामले में 9 आरोपी हैं, इसलिए सीआरपीसी की धारा 313 के तहत
आरोपियों के बयान दर्ज करने सहित मुकदमा पूरा करने में काफी समय लगेगा। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि अन्य सभी सह आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। न्यायालय ने पाया कि जांच अधिकारी 15 फरवरी 2024 से 10 सितंबर 2024 तक दिलीप के वकील द्वारा जिरह के दौरे से गुजर रहा था और बयान 1800 पृष्ठों तक पहुंच गया था। इन कारकों पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मुकदमे में लंबी देरी और सुनी की लंबी कैद ने उसे जमानत देने को उचित ठहराया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि सुनी को जमानत की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए 1 सप्ताह के भीतर निचली अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। शर्तों को अंतिम रूप देने से पहले राज्य का पक्ष सुना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल हाई कोर्ट द्वारा सुनी पर जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए। जब उसने उसकी 10वीं जमानत याचिका खारिज की थी, उसने 25,000 रुपए के जुर्माने में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि यह राशि केरल कानूनी सेवा प्राधिकरण को निर्देशित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में राज्य के मून जिले में 14 नागरिकों की हत्या के संबंध में नागालैंड पुलिस के एक विशेष जांच दल द्वारा 30 सैन्य कर्मियों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को बंद कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने एसआईटी मामले में फंसे एक अधिकारी की पत्नी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। हालांकि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि केंद्र सरकार आरोपी पर मुकदमा चलाने की अनुमति देती है तो कर्मियों को कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। न्यायालय ने कहा, चर्चा के मद्देनजर अपील को स्वीकार किया जाता है। आरोपित एफआईआर में कार्यवाही बंद रहेगी। हालांकि अगर अनुमति दी जाती है तो उन्हें उनके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जा सकता है। न्यायालय ने आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई के मुद्दे को भी संबोधित किया और कहा कि सशस्त्र बलों के पास आवश्यक जांच करने और उचित उपाय करने का अधिकार है। जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 30 सैन्य कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। आज कई याचिकाओं पर फैसला आया, जिनमें से एक मेजर अंकुश गुप्ता की पत्नी अंजलि गुप्ता द्वारा दायर की गई थी, जो नागालैंड पुलिस द्वारा दर्ज किए गए सैन्य अधिकारियों में से एक थे। याचिकाकर्ताओं ने संबंधित एफआईआर, सरकार द्वारा नियुक्त एसआईटी के निष्कर्षों और सिफारिशों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दायर शिकायत सहित दिसंबर की घटना से उत्पन्न सभी अन्य सहायक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की। 4 दिसंबर 2021 को सेना की आतंकवाद विरोधी इकाई की एक टुकड़ी ने निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलाई। जिन लोगों पर गोलियां चलाई गई वे ओटिंग गांव के निवासी थे, जो कोयला खदान में काम करने के बाद पिकअप वैन में घर लौट रहे थे। आतंकवादियों की संभावित आवाजाही की खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने उन्हें आतंकवादी समझ लिया था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि संदर्भ न्यायालय केवल पक्ष के दावे के आधार पर भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा कम नहीं कर सकता, जबकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1898 के तहत साक्ष्य के आधार पर बाजार मूल्य पहले ही तय किया जा चुका है। ये टिप्पणियां भूमि मालिकों द्वारा उनकी भूमि के अधिग्रहण के कारण मुआवजे की राशि में वृद्धि के लिए दायर 2 अपीलों पर सुनवाई करते हुए की गई, जो हरियाणा सरकार द्वारा भूमि मालिकों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि में कमी करने की प्रार्थना करते हुए दायर की गई थी। सरकार ने हरियाणा के एक गांव के लिए सीवरेज योजना के उद्देश्य से भूमि का अधिग्रहण किया। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने 5,600 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया। अपीलकर्ता भूमि मालिकों ने सेल डीड को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें क्षेत्र में भूमि का बाजार मूल्य 1 लाख रुपए से लेकर 34,28,571 रुपए प्रति एकड़ तक दर्शाया गया। साक्ष्य की सराहना के बाद संदर्भ अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के अनुसार क्षेत्र में भूमि का बाजार मूल्य 1 लाख रुपए प्रति एकड़ से कम नहीं था। इस आधार पर कि भूमि स्वामियों ने स्वयं 70,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से बाजार मूल्य का दावा किया, न्यायालय द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य से भी कम बाजार मूल्य दिए जाने को चुनौती भूमि स्वामियों ने वर्तमान अपील दायर की है। प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने यह राय दी कि भूमि स्वामियों को उस भूमि के लिए मुआवजे के रूप में बाजार मूल्य पाने का अधिकार है जिसे वे खो रहे हैं। उनका दावा अप्रासंगिक तथ्य है।
भले ही भूमि स्वामियों ने अधिग्रहण के तहत अपनी भूमि के मूल्य के रूप में किसी विशेष राशि का दावा किया हो। न्यायालय ने कहा, भूमि स्वामियों को संदर्भ न्यायालय द्वारा दिए गए सभी वैधानिक लाभों के साथ 1 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजे का हकदार माना जाना चाहिए। याचिका का निपटारा कर दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल और अमित अरोड़ा को जमानत दी है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने फैसला सुनाया और ढल और अरोड़ा द्वारा दायर नियमित जमानत याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। अरोड़ा को अगस्त में मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी गई। वह गुरुग्राम स्थित कंपनी बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। उन्हें 29 नवंबर 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। आरोपों के अनुसार वह मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी थे, जो शराब लाइसेंस धारियों से एकत्र किए गए अवैध धन के प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल थे। दूसरी ओर ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के व्यवसायी और निदेशक ढल को जून में सीबीआई मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया। उन्हें 1 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि ढल शराब नीति के निर्माण और आम आदमी पार्टी को रिश्वत देने में शामिल थे। भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के साथ आईपीसी की धारा 120B के तहत मामला दर्ज किया था। 5 दिन बाद ईडी ने भी मामला दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्ति दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 का मसौदा तैयार करने की साजिश में सक्रिय रूप से शामिल थे। साथ ही कार्टेल बनाने में भी शामिल थे और रिश्वत भुगतान और इसकी वसूली की साजिश में भी शामिल थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि हिंदू विवाह को अनुबंध की तरह विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की पीठ ने एक महिला द्वारा पारिवारिक न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उसके पति की याचिका पर उसके विवाह को भंग कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि संस्कार आधारित हिंदू विवाह को केवल सीमित परिस्थितियों में ही भंग किया जा सकता है, वह भी साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद। न्यायालय ने 6 सितंबर को अपने फैसले में कहा, इस बात को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदू विवाह को अनुबंध के रूप में भंग या समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। संस्कार आधारित हिंदू विवाह को सीमित परिस्थितियों में कानून के अनुसार भंग किया जा सकता है। सबसे पहले किसी भी पति या पत्नी द्वारा नपुंसकता के आरोप पर हिंदू विवाह को केवल प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ही शून्य घोषित किया जा सकता है। यह मामला 2006 में शादी करने वाले एक जोड़े से जुड़ा था। भारतीय सेना में कार्यरत पति ने 2007 में पत्नी पर उसे छोड़ने का आरोप लगाया और 2008 में तलाक के लिए अर्जी दी। उसने यह भी दावा किया था कि वह बांझ थी। इसमें उसने आरोप को गलत साबित करने के लिए दस्तावेज पेश करके बांझपन के दावे को भी चुनौती दी। पारिवारिक न्यायालय ने उसकी आपत्ति को स्वीकार कर लिया और पत्नी के 2010 के दूसरे लिखित बयान पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के फैसले को पलट दिया। उच्च न्यायालय ने कहा, तलाक का मुकदमा वर्ष 2008 में शुरू किया गया था और यह 3 साल तक लंबित रहा। उच्च न्यायालय ने पाया कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा तलाक की याचिका स्वीकार किए जाने तक तलाक के लिए कोई आपसी सहमति नहीं थी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी की फरवरी 2024 के राज्यसभा चुनाव में उनकी हार को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका की सुनवाई को बरकरार रखा। जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ की पीठ ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया, जिसमें डॉक्टर सिंघवी द्वारा फरवरी 2024 के राज्यसभा चुनाव के परिणामों को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका खारिज करने की मांग की थी, जिसमें महाजन को विजेता घोषित किया गया। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि डॉक्टर सिंघवी द्वारा स्थापित मामले के अनुसार इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि चुनाव परिणाम
आरपी अधिनियम के प्रावधानों के कथित गैर अनुपालन से भौतिक रूप से प्रभावित नहीं हुआ। न्यायालय ने यह भी कहा कि उनकी याचिका में कार्रवाई का कारण स्पष्ट रूप से बताया गया। डॉक्टर सिंघवी बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन से हार गए थे, जबकि दोनों को बराबर वोट मिले थे। महाजन की जीत मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्णय से तय हुई, जिन्होंने रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य किया। चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 75 के अनुसार लॉटरी निकालने का निर्णय लिया। डॉक्टर सिंघवी का कहना है कि अगर लॉटरी में निकाले गए नाम को अधिनियम की धारा 65 के अनुसार 1 वोट दिया गया होता तो उन्हें निर्वाचित घोषित किया जाता, न कि प्रतिवादी को। न्यायालय ने यह कहा कि याचिकाकर्ता के तर्कों के गुणदोष के आधार पर चुनाव याचिका में प्रतिवादी के बचाव आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें वादी को संपत्ति का वैध मालिक घोषित किए जाने के बावजूद मेट्रो रेल परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का 30% 10 निजी व्यक्तियों को देने का फैसला सुनाया गया था। इसी संदर्भ में आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि जमीन अधिग्रहण मुआवजे के क्या नियम हैं। लैंड एक्विजिशन कंपनसेशन के स्टैंडर्ड्स क्या हैं? लैंड एक्विजिशन कंपनसेशन वो पेमेंट है जो लैंड ओनर्स को दिया जाता है जब सरकार या ऑथोराइज्ड एंटिटीज उनकी लैंड को पब्लिक पर्पस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रोड्स या डेवलपमेंट के लिए एक्वायर करती है। लार एक्ट के तहत कंपनसेशन मार्केट वैल्यू पर बेस्ड होता है, जिससे रूरल एरियाज के लिए 2 गुना और अर्बन एरियाज के लिए 1 गुना मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इनकन्वीनियंस 100% सोलिटेनियम एक्स्ट्रा कंपनसेशन दिया जाता है। In the recent case, Lakshmesh M versus P. Rajalakshmi and others में Supreme Court ने Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 लार एक्ट के तहत कंपनसेशन नॉर्म्स को रीअफर्म किया है। कोर्ट ने ये एम्फसाइज किया कि कंपनसेशन सिर्फ राइटफुल लैंड ओनर्स को ही मिलना चाहिए और ये मार्केट वैल्यू पर बेस्ड होना चाहिए। हाई कोर्ट ने रूलिंग जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स को 30% कंपनसेशन दिया गया था, उससे सेट असाइड करते हुए कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि उनकी लेजिटिमेट क्लेम नहीं है। इसलिए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर्ड लैंड का फुल कंपनसेशन राइटफुल ओनर लक्ष्मेश एम को दिया गया है। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स फॉलो इंडिया लीगल। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.